हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, वहां पे बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। हर एक चैप्टर का लिंक बच्चों वहां पे आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक वहां पे आपको मिलेगा। करेक्ट स्टूडेंट्स? अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। प्लीज कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप करिएगा। ओके बच्चों, तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम 8.2 का सॉल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बट प्लीज मेक श्योर इसके पहले के सैंपल प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं या नहीं देखे, ठीक है? अगर नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट पिन कमेंट में दिया हुआ है, तो आप 8.1 को भी देख लें, 8.1 के जो सैंपल प्रॉब्लम थे उसको भी देख लें, और 8.2 के सैंपल प्रॉब्लम को भी देख लें। अगर आप ये सारी चीजें देख के आए हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपके पास इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है बच्चों। ओके, कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है आपके पास, और हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये बात हमें पता है। करेक्ट? सो ABCD, ये देखिए ये एक AC डायगोनल है आपके पास, और इसी तरीके से बच्चों ये BD आपके पास डायगोनल है। ये पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेंगे। करेक्ट? यहाँ पे हम नोट लगा लेते हैं अपनी कॉपी में। क्या हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस बात का मतलब तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, यानी कि AC और BD जो दो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहे हैं कहाँ? पॉइंट O पे। ओके, यानी कि OA का जो लेंथ है, ये OA का जो लेंथ है वो OC के इक्वल होगा, OA इज इक्वल्स टू दिस, OA इज इक्वल्स टू OC एंड बच्चों दिस OB इज इक्वल्स टू OD, ठीक है ना? So OB is equals to what? OD, यानी कि बच्चों O is the midpoint of AC and O is the midpoint of BD। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। कह रहा है OA is equals to 3 सेंटीमीटर। ये देखिए OA कितना है? 3 सेंटीमीटर है। करेक्ट? और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको? OD is equals to 2 सेंटीमीटर। सो दिस OD, O से लेके D तक, ये आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है लेंथ ऑफ AC एंड BD। तो बच्चों AC का लेंथ कितना हो जाएगा? 6। सिंपल सा फंडा है भाई, OA जितना है उतना ही तो OC होगा। OA कितना है? 3। सो OC भी कितना हो जाएगा? 3। ये लीजिए, सो यहां से AC कितना हो जाएगा? OA प्लस OC। करेक्ट? तो यहां से देखिए जरा, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। तो AC आ गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों जो आपका BD का लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? देखो, जितना OD है उतना ही OB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो OD 2 है, सो OB भी कितना हो जाएगा आपका? 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा? BD इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? बच्चों देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो वो जो स्टेटमेंट लिखा होता है, ठीक है, आप उसको यूनिवर्सल मान के चला करो। मतलब क्या वो हमेशा ट्रू होता है? ये आपको चेक करना है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या वो हमेशा, क्या वो ऑलवेज ट्रू होता है? अगर वो ऑलवेज ट्रू होता है तभी वो ट्रू होगा। अगर एक भी केस में वो फॉल्स हो गया, मतलब अगर एक भी केस ऐसा है हमारे पास, एक भी कंडीशन ऐसी जैसे वो काउंटर हो गया, उसका अपोज हो गया, उसका अपोजिशन हो गया, तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है। मैं आइए आपको समझाता हूं। उसने बोला डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं? होते तो हैं कभी कभी, हमेशा नहीं होते हैं। सुनिए, देखिए ये आपके पास ऐसा अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से। करेक्ट? ABCD कोई जनरल पैरेललोग्राम है, ठीक है? तो इसके जो डायगोनल होंगे वो ओनली बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है ना? यानी कि AC एंड BD बाइसेक्ट। सो AC एंड BD बाइसेक्ट ओनली, ठीक है? केवल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, एक दूसरे को, यानी कि OA का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल होगा, OB का लेंथ और OD का इक्वल लेंथ इक्वल होगा। करेक्ट? बच्चों ये 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट नहीं करते, हमें पता है ना? ये देखिए, क्या ये एंगल 90 है? यानी कि एंगल BOC 90। तो यहां तो अगर कोई जनरल पैरेललोग्राम है तो एंगल BOC आपका 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, सही है? लेकिन
टू स्पेशल टाइप के आपके पास पैरेललोग्राम हैं, कौन कौन से? एक तो स्क्वायर है, ये देखिए ABCD जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखिए 90 होता है, 90 होता है, 90 होता है, 90 एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसके जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल भी होते हैं, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ये स्क्वायर है आपका, ठीक है ना, जो कि एक पैरेललोग्राम ही है। स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम है ना। तो स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं AC और BC, पहली बात तो इक्वल होते हैं, उसके बाद बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। यानी कि OA का लेंथ, OC का लेंथ, OB का लेंथ, OD का लेंथ, चारों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई AC अगर BD के इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, OC, OA, OB, OD सब आपस में इक्वल होते हैं। और ये राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है ना। यानी कि ये एंगल 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। यानी कि इस टाइम जो आपके डायगोनल हैं AC और BD वो आपस में पॉइंट O पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। रोम्बस में भी यही होता है। अगर आपके पास कोई रोम्बस है जिसमें ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं PQRS, तो यहां पर क्या होता है, रोम्बस में डायगोनल इक्वल तो नहीं होते हैं, यानी कि PR और QS, PR इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, QS, ठीक है। डायगोनल का लेंथ इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ डायगोनल 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। सो दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, दिस, सो OA OR इज इक्वल्स टू OP होता है, और इसी तरीके से OQ इज इक्वल्स टू व्हाट, OS होता है। बट OR, OQ, OP और OS चारों आपस में इक्वल नहीं होते, ओनली OR इज इक्वल्स टू OP एंड OQ इज इक्वल्स टू व्हाट, OS। क्यों? क्योंकि डायगोनल जब इक्वल नहीं तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल नहीं होंगे। बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि आपका जो स्क्वायर है, करेक्ट, आपका जो स्क्वायर है और आपका जो रोम्बस है बच्चों, ये दो ऐसे पैरेललोग्राम है, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, यस सर, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, यस सर। तो ये दोनों केवल ऐसे पैरेललोग्राम हैं जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे 90 होता है देखिए, ठीक। लेकिन अगर कोई जनरल पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है, तो क्या उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? नो, डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट करते हैं, ये ऑलवेज ट्रू है भाई। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये ओनली ऑलवेज ट्रू है। वो परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो इसने जो स्टेटमेंट पूछा है, क्या ये हमेशा ट्रू होता है? जवाब है नहीं, फॉल्स। इसने क्या बोला है आपको कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? नो, फॉल्स। हाँ, इन दोनों केस में होगा, बट वो एक स्पेशल केस है, आपको जनरल केस पूछ रहा है, तो जनरल केस में तो आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने आंसर देखिए कैसे किया, हमने कहा नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये ऑलवेज ट्रू होगा। बाइसेक्ट ईच अदर वाला स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होगा, करेक्ट। लेकिन डायगोनल परपेंडिकुलर है, ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी। ये बात तभी ट्रू होगी जब आपका पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर है या स्क्वायर है या रोम्बस है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैन द एंगल्स 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 95 डिग्री बी द एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर? व्हाई और व्हाई नॉट? हमको पता है बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेटर में जो 4 एंगल्स बनते हैं उनका सम 360 होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, इन चारों एंगल का सम निकाल लीजिए। अगर 360 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा कोऑर्डिनेटर पॉसिबल होता होगा जिसके 4 एंगल्स दिस 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 एंड दिस हैं। अगर 360 के इक्वल नहीं आता है तो ऐसा कोऑर्डिनेटर पॉसिबल नहीं है, करेक्ट स्टूडेंट्स। आइए हम इसको ऐड करते हैं। सो मान लीजिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो चलिए डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। देखिए 110 और प्लस 80 और प्लस 70 और प्लस 95। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 हो जाएगा। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 कितना होता है 18, 18 प्लस 7 कितना होता है बच्चों, 18 प्लस 7 होता है 25, 25 का 5 और 2 जगह है, 2 प्लस 1 3। तो ये तो कितना आ रहा है 355 डिग्री आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, विच इज नॉट इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा है। तो बस हमारा आंसर क्या होगा कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने आंसर क्या लिखा, नो। और रीजन क्या दिया, एंगल सम मस्ट बी 360, एंगल्स का सम एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, या फिर इसमें आप नो लिखोगे। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है ना कोऑर्डिनेटर ABCD एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री, करेक्ट। सुनिए ध्यान से, हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर है। पहले तो हम एक रफ डायग्राम बच्चों बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कुछ मान लो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर है हमारे पास, करेक्ट, ABCD। तो आप इसका नेम कैसे करो, या तो क्लॉकवाइज कर दो और या तो
एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ए बी सी डी, तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ऐसा मत कर देना कि यहाँ आपने गलती से सी कर दिया और यहाँ आपने देखिए बी कर दिया और यहाँ आपने डी, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो ए के बाद ना तो एंटी क्लॉकवाइज में बी आ रहा है ना तो क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो या तो ए बी सी डी ऐसा हो जाए और या तो ए बी सी डी ऐसा हो जाए, तो नेमिंग आपको ठीक से करना है, करेक्ट। तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ए बी सी डी, तो ये हमने नेमिंग कर दी, करेक्ट। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल डी अगर 180 हो जाए, बात समझो बच्चों, देखो देखो ये एंगल ए और एंगल डी, इसका सम इसने हमें कितना दिया है 180 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो कह रहा है कि व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नेम क्या है, ओके तो ये हमें बताना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कहीं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है। अरे भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। ऑपोजिट के बारे में तो बात करी नहीं है भाई, ए प्लस सी थोड़ी ना दिया है आपको एंड बी प्लस डी थोड़ी ना दिया है आपको, है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यहां से हटा दीजिए। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये आपको देखना है। अब देखो, अब आप दिमाग लगाओ बच्चों, कैसे, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो ए और डी का सम तभी 180 पॉसिबल है जब आपके लाइन सेगमेंट ए बी और डी सी आपस में पैरेलल होंगे, यस और नो, करेक्ट। भाई आप खुद देखो ना बच्चों, अगर हमारे पास ए बी ऐसे करके कोई लाइन सेगमेंट है, अगर हमारे पास डी सी ऐसे करके कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है बच्चों, तो अगर ए बी इस पैरेलल टू क्या हो जाए सी डी हो जाए, तो सोचिए यहां से जो लाइन जा रही होगी ऐसे करके, ठीक, उसको आप बोलोगे ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल बनते हैं या कोई इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये बात आपको पता है। देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड मतलब या तो राइट हैंड साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में, सेम साइड में और इंटीरियर पार्ट में, अंदर बाहर वाले एंगल ये वाला नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, ठीक है ना। सो ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक, दिस ट्रांसवर्सल एडी आप बोल सकते हो उसको, दिस ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल बन रहे मींस दिस वाला एंगल एंड प्लस दिस वाला एंगल, इसका सम अगर 180 हो रहा होता है, ठीक है ना, तभी हम कह सकते हैं कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या फिर वाइस वर्सा, मतलब ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो पक्का एंगल ए और डी का सम कितना आएगा 180 डिग्री। यानी कि बच्चों थोड़ा गेस लग रहा है यहां से कि पक्का ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिस क्वाड्रिलेटरल में ए बी इज पैरेलल टू क्या है सी डी। ये पक्का एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू व्हाट सी डी है, मतलब a pair of opposite side is parallel। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें a pair of opposite side is parallel, यानी कि एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल हो जाए, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रापीजियम बोलते हैं। याद है आपको? आइए मैं आपको फ्रेश डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बना के दिखाता हूं बच्चों। यहां पर ये देखिए, ये आपका क्या है ए बी, करेक्ट, और ये देखिए ये हो गई आपकी C और यहां हो गया आपका D। ये स्थिति कुछ ऐसी चल रही है, ये कुछ ऐसी कंडीशन वाला डायग्राम यहां पर बच्चों बनेगा और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं एग्जाम में, करेक्ट। अब आप देख लीजिए बच्चों, हेयर क्लियरली आप देख सकते हो इन दिस डायग्राम AB is parallel to what? This AB is parallel to CD. Okay, so this AB is parallel to CD. So angle A plus angle D पक्का इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है तो दिस इंप्लाइज कि भाई AB is surely पैरेलल टू व्हाट CD। तो हम एग्जाम में ऐसे ना करके हम ऐसे करेंगे, क्या पहले डायग्राम बनाएंगे, सिंस इन दिस डायग्राम इट इज गिवन व्हाट angle A plus angle D is equals to 180 degree. Okay, this implies what? This implies we can surely say that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. और इसका रीजन क्या देंगे? इसका रीजन हम देंगे because we know that sum of the angles on the same side of a transversal line is, या sum of the angles of the co-interior या sum of the angle of the co-interior on the same side of a transversal line is always 180 डिग्री, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ए बी अगर सी डी के पैरेलल है बच्चों यहां पर, करेक्ट, तो ए बी सी डी क्या बन गया, एक ट्रापीजियम बन गया। तो ये जो ए बी सी डी है आपका, ठीक है, तो हियर दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज व्हाट इज ट्रापीजियम। ओके स्टूडेंट्स, इज अ ट्रापीजियम, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हो गई। अब बताए कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे सर एक काम करो सर, ये तो सर रेक्टेंगल भी तो हो सकता था ना सर, ये देखो ए बी सी डी, बच्चे बोलेंगे सर ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 है ना सर, तो एंगल ए 90 और डी 90, तो एंगल ए भी 90 है, एंगल डी भी 90 है, तो सर 90 प्लस 90 सर 180 कर दो और ये रेक्टेंगल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जी नहीं, सुनिए, मानते हैं आपकी बात
कि अगर हम इसको रेक्टेंगल मान लें तो a प्लस डी कितना हो जाएगा 180, बट क्या उसने आपसे बोला कि b प्लस सी भी 90 है? ऐसा तो नहीं बोला। इस फिगर में b प्लस सी भी कितना आ रहा है 90 कह रहा है, वेरी सॉरी, b प्लस सी कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है ना। तो ऐसा तो उसने नहीं बोला है आपसे, हालांकि होगा ट्रेपीजियम में ऐसा होगा क्या कि एंगल b प्लस एंगल c कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आप देख लो ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो एंगल b प्लस एंगल c आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको मतलब वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, करेक्ट। रेक्टेंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी, क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखो रेक्टेंगल के बारे में अगर उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती ना तो रेक्टेंगल्स के डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो वो डायगोनल के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देता, करेक्ट, ये ए सी और बी डी के बारे में। तो रेक्टेंगल में आप ना ही जाएं तो अच्छा है, ठीक है बच्चों, ठीक। और रेक्टेंगल होने के लिए एक और कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए थी, क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी ये भी क्या होना चाहिए 180, क्योंकि एंगल ए भी 90 बी भी 90। बट यहाँ पे आओ, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है आपको, एंगल ए प्लस बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और क्लियरली आप देख लो एडी बीसी के पैरेलल थोड़ी ना है, चेक करो, एडी बीसी के पैरेलल थोड़ी ना है कि आप ए बी को ट्रांसवर्सल मान लो और ये देखिए एंगल ए प्लस बी को 180 करके आप सोचो। पहली बात तो ए और बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, तो ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी अगर अज्यूम करोगे तो पक्का एंगल ए प्लस डी कितना आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये ट्रेपीजियम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, करेक्ट। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है, किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल हैं। What स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या नाम दोगे, तो जवाब है रेक्टेंगल। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि देखिए जरा, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ऑल द एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। ये देखिए ए बी सी डी, ऑल द एंगल्स इक्वल, यानी कि ए बी सी डी सब आपस में इक्वल हैं। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप सबको 90 90 90 90 लो, है ना। तो ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर में भी तो ऐसा होता है क्या, ये देखिए ए बी सी डी कि ये ए बी सी डी सब आपस में इक्वल होते हैं 90 90 90, तो इसका आंसर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। तो देखिए आइए बताते हैं आपको इसका आंसर स्क्वायर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर इसका आंसर हम रेक्टेंगल दे देते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल में देखिए ये लेंथ है आपकी, ठीक है ना, और ये आपकी क्या है, ब्रेथ है, करेक्ट स्टूडेंट्स। देखिए लेंथ अगर कभी ब्रेथ के इक्वल हो जाए, भाई ऐसा हो सकता है, अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है हमारे पास, इफ एनी रेक्टेंगल, अगर कोई रेक्टेंगल ऐसा है कि जिसमें गलती से कभी ये जो लेंथ है वो ब्रेथ के इक्वल हो जाए, यानी कि जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ हो जाए, पक्का। तो सोचो जरा, जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ हो जाए, तब तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर, भाई जितनी लेंथ है उतनी ही इसकी ब्रेथ है, जितनी लेंथ है उतनी ही इसकी ब्रेथ है, यानी कि L इज इक्वल टू B, तब तो ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर। यानी कि बच्चों जो रेक्टेंगल है वो स्पेशल केसेस में स्क्वायर बन जाता है, जो रेक्टेंगल है वो स्पेशल केसेस में, स्पेशल केस में, और वाला स्पेशल केस कौन सा है, जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाती है, तो रेक्टेंगल तब स्क्वायर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस टाइम स्क्वायर का ईच एंगल अगर 90 हो रहा होता है तो वो वाली बात भी इसी में कवर हो जाएगी, क्योंकि भाई स्क्वायर भी स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, सुन लो, स्क्वायर भी स्पेशल टाइप का क्या है, रेक्टेंगल ही है। तो पहले रेक्टेंगल आया, स्क्वायर बाद में आया, ठीक है ना। जब रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाता है, ठीक। तो यानी कि अगर हम इसका आंसर रेक्टेंगल दे रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली स्क्वायर भी कवर हो जाएगा, कब, जब रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाता है तो वो वाला रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाता हो। लेकिन अगर आप इसका आंसर स्क्वायर दे दें स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इसका आंसर क्या दे दें, स्क्वायर दे दें, मान लीजिए आपने इसका आंसर क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, करेक्ट। तो आपने बोला भाई इसका आंसर क्या है, मान लो स्क्वायर है। अब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही कि भाई सारे एंगल इक्वल है 90 90 90 90, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ओनली एंड ओनली इसमें स्क्वायर्स कवर होंगे, कभी भी ये वाला क्वाड्रिलेटरल तो नहीं कवर हो पाएगा ना बच्चों। ये देखिए ये वाला क्वाड्रिलेटरल तो नहीं कवर हो पाएगा ना, कौन सा, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला रेक्टेंगल वाला। रेक्टेंगल वाला का मतलब ये है कि जिसमें आपके ईच एंगल देखिए 90 तो हो रहे हैं, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों यहां पर ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल है, बी सी का लेंथ ए डी के इक्वल है, यानी कि जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ नहीं है। सुन लो, लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, ब्रेथ।
ऐसे रेक्टेंगल भी आपको मिलते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होता है, बट ईच एंगल क्या होता है 90 होता है, ठीक है ना, ओके। और ऐसा रेक्टेंगल भी मिल सकता है जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाता है, तो ऐसा रेक्टेंगल तो क्या बन जाता है आपका स्क्वायर बन जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको स्क्वायर नहीं देना, क्योंकि अगर आप स्क्वायर दोगे तो आप केवल ये वाली कैटेगरी को बता रहे हो, ये तो छूट जाएगी, सही है ना। लेकिन अगर आप रेक्टेंगल आंसर दे रहे हो, अगर आप रेक्टेंगल आंसर दे रहे हो, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। अगर आपने कभी भी स्क्वायर बोल दिया, भाई एक बात तो ध्यान रखो ना, स्क्वायर के ऑल द साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो स्क्वायर के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर अगर आपने बोल दिया तो ये वाले क्वाड्रिलेटरल तो कवर हो जाएंगे जिसके ऑल द साइड इक्वल होते हैं, नीचे एंगल 90 होता है, बट ये वाले क्वाड्रिलेटरल तो नहीं कवर हो पाएंगे ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होता है, यानी कि रेक्टेंगल टाइप के एग्जैक्टली जो आपको रेक्टेंगल टाइप का दिखता है वो तो कवर नहीं हो पाएगा ना। लेकिन अगर आपने इसका आंसर रेक्टेंगल दे दिया तो ये भी कवर हो जाएगा, करेक्ट, और उसमें स्क्वायर भी कवर हो जाएगा, बात समझो। क्योंकि कभी कभी स्पेशल केस में लेंथ ब्रेथ के इक्वल होता है, तो यही रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, सुन लो। इसका आंसर अगर आपने स्क्वायर दे दिया सर, इसका अगर आपने आंसर स्क्वायर दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है पता है, स्क्वायर की तो भैया एक कंडीशन होती है क्या, कि ए बी बी सी सी डी डी ए सब आपस में इक्वल होना चाहिए, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो दुनिया भर के केवल इसी टाइप के क्वाड्रिलेटरल कवर होंगे जिसमें ईच एंगल 90 और चारों साइड इक्वल है, यानी कि दुनिया भर के सभी स्क्वायर कवर होंगे। ये वाला भाई छूट जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ए बी तो डी सी के इक्वल है, ये ए बी तो डी सी के इक्वल है, और बी सी भी आपका ए डी के इक्वल है, लेकिन ए बी का लेंथ आपका बी सी के इक्वल नहीं है, चेक कर लो। AB is not equals to what? BC, तो ये तो बेचारा छूट जाएगा, लेकिन ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके भी चारों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक। तो ये बेचारा छूट जाएगा अगर आप स्क्वायर लिख दोगे। लेकिन अगर आप यहां पे रेक्टेंगल लिख दोगे, अगर आप यहां पे रेक्टेंगल लिख दोगे तो ये भी कवर हो जाएगा, ठीक, और ऑटोमेटिकली स्क्वायर भी कवर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी अगर रेक्टेंगल में ऐसा हो जाता हो गलती से कि लेंथ किसके इक्वल हो जाती हो, ब्रेथ के, कहने का मतलब है चारों साइड जब इक्वल हो जाती हैं कभी कभी, ठीक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो चारों साइड इक्वल हो जाती हैं तो सर वो रेक्टेंगल रहा कहाँ, वो तो स्क्वायर, जी हाँ वो स्क्वायर बन गया, लेकिन स्क्वायर क्या है, स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही तो है भैया। सुनो, रेक्टेंगल में तो केवल एक ही कंडीशन होती है क्या, कि ऑपोजिट साइड बस आपको देखना है इक्वल है कि नहीं है। तो ए बी अगर किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के, और बी सी अगर किसके इक्वल आ रहा है, ए डी के, और ईच एंगल 90 है, तो वो रेक्टेंगल होता है। इसमें भी तो यही हो रहा है, ये देखो ए बी किसके इक्वल आ रहा है, सीडी के, और एडी किसके इक्वल आ रहा है, बीसी के। ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो रही है, हालांकि चारों इक्वल है बट ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो रही है, ईच एंगल 90, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाती है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने इसका आंसर रेक्टेंगल रखा है, क्योंकि रेक्टेंगल अगर आप बोल दोगे ना तो ये वाला केस भी कवर हो जाएगा आपका, और जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल होती है तो ये वाला केस भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रख दोगे तो केवल यही केस कवर होगा, ये वाला नहीं कवर हो पाएगा, ओके। इसलिए इसका आंसर हम क्या देंगे, रेक्टेंगल, ओके। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हाँ भाई ये बात तो सही है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हमें पता है कि भाई किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, करेक्ट स्टूडेंट्स। ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ईच एंगल 90 आपको पता है, ठीक है ना। और इसके जो डायगोनल्स हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल तो इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू BD। हाँ भाई ये बात तो सही है, लेकिन साथ में आगे क्या बोला है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों? नो, रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है कि डायगोनल परपेंडिकुलर हो। मतलब समझो, ये वाला जो पॉइंट O है, यहाँ पे क्या ये एंगल जरूरी 90 हो, यानी कि AC BD के साथ परपेंडिकुलर है राइट एंगल पे? क्या AC BD के साथ राइट एंगल पे? नो, ये वाले रेक्टेंगल में तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, सुनो ध्यान से। रेक्टेंगल स्क्वायर तब बनेगा जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाए बच्चों, अगर ये जो लेंथ है अगर गलती से कभी ब्रेथ के इक्वल हो जाए, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, यानी कि जितना AB है उतना ही BC है, तो AB BC आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी तो अपोजिट साइड तो होते इक्वल है, यानी कि AB BC CD और AD सब आपस में इक्वल है, करेक्ट। तो ये हो गया स्क्वायर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। यस सर, स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है। कैसा रेक्टेंगल? देखो एक बात बताऊं आपको, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि भाई ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए, BC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AD, है ना, और ईच एंगल 90 होना चाहिए, यही चीज है। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है क्या, कि ऑपोजिट साइड इक्वल है। हालांकि यहाँ चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, AB CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है, एंड ईच एंगल क्या है 90।
तो यानी कि ये जो स्क्वायर है बेचारा, ये रेक्टेंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे हाँ भाई स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। कैसा रेक्टेंगल? एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ किसके इक्वल हो जाती है? ब्रेथ के। तो सोचो अगर कोई रेक्टेंगल बना रहा हो और गलती से लेंथ को ब्रेथ के इक्वल उसने बना दिया, तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना। और जब वो स्क्वायर बन जाता है तो ध्यान से सुन लीजिए, स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, तो स्क्वायर में क्या होता है? AC इज इक्वल्स टू BD होता है, और ये एंगल आपका क्या होता है? 90 भी होता है। बट यहां पर रेक्टेंगल में ये एंगल 90 नहीं होता है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने पूछा कि भाई किसी रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं क्या? तो सुनो ध्यान से, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगल। बच्चे बोलेंगे सर ये रेक्टेंगल कैसे? अरे भाई कई बार पढ़ा चुका हूं, अगर आपने प्लेलिस्ट फॉलो करी होगी। स्क्वायर भी स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है, तो है तो ये भी रेक्टेंगल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल है। तो इस टाइप के रेक्टेंगल जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है, इस टाइप के रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ओके, मींस AC is not perpendicular to BD। AC BD के साथ परपेंडिकुलर नहीं, ये एंगल 90 ये नहीं दिखेगा आपको यहां पर। लेकिन ऐसे रेक्टेंगल जिसमें लेंथ किसके इक्वल है? ब्रेथ के, यानी कि ऐसे रेक्टेंगल जो स्क्वायर बन जाते हैं उसमें आपके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि AC और BD परपेंडिकुलर है। सो AC इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? BD। कहां पर? एट पॉइंट O। लेकिन बच्चों मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है वो स्टेटमेंट अगर ऑलवेज ट्रू है तभी उसको ट्रू करना है, नहीं तो उसको फॉल्स कर देना है। ठीक, तो आप मुझे ये बताओ कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, क्या ऐसा ऑलवेज होता है? नो। डायगोनल इक्वल तो हमेशा होते हैं, लेकिन डायगोनल परपेंडिकुलर हो रेक्टेंगल के ऐसा जरूरी नहीं है। जब रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर को हम स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल बोलते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल है, तो उसी टाइम केवल डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका आंसर नो आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इसका? नो है। रीजन क्या है? देखिए रीजन भी कितने स्टाइल से लिखा हुआ है। रीजन लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल नीड नॉट बी परपेंडिकुलर, मतलब डायगोनल इक्वल तो होंगे रेक्टेंगल के हमेशा, चाहे ये वाला रेक्टेंगल हो चाहे ये वाला, ठीक है। बट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए क्या लिखा हुआ है? नीड नॉट बी परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हो वो परपेंडिकुलर हो जाए, ये वाले केस में नहीं होते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपका? सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इस वाले केस में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, इसमें तो होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के जब रेक्टेंगल आपको मिला करेंगे जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो एक आपको टिपिकल रेक्टेंगल दिखाई पड़ेगा, जैसा आपको दिखाई पड़ता है, तो उस टाइम डायगोनल्स इक्वल तो होंगे लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे केस फेल हो जाता है। इसलिए हमने बोला कि नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल नीड नॉट बी परपेंडिकुलर। ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है ना, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होता हो और 180 से लेस होता हो। मतलब समझो, एक ऐसा एंगल स्टूडेंट जिसका वैल्यू 90 से तो ग्रेटर होता हो बट 180 से लेस होता है, यानी कि 90 180 के बीच वाला जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि मान लो 91 डिग्री ये ऑब्ट्यूज होगा, 120 डिग्री ये ऑब्ट्यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, और 111 डिग्री है ये ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल है। तो 90 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। कह रहा है कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल। सुनो, क्या किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? नो। इसको आप एक एग्जांपल लेके काउंटर कर सकते हो। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है बच्चों जिसमें एंगल ए है आपका कितना, मान लो 91 डिग्री। ठीक, एंगल बी है आपका कितना, कुछ भी मान लो 100 डिग्री। सारे के सारे ऑब्ट्यूज मानने हैं, यानी कि 90 से ग्रेटर 180 से लेस। एंगल सी आपका है मान लो बच्चों कितना, 110 है, करेक्ट। और इसी तरीके से मान लीजिए एंगल डी है आपका बच्चों 92 डिग्री, करेक्ट। तो सारे के सारे ऑब्ट्यूज लिए आपने, ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। और अगर हम इसको ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है?
चेक करो, इसको ऐड करो बच्चों, कितना हो जाएगा, इसको अगर आप ऐड करोगे सो 100 प्लस 110, ये हो गया टोटल 210, और 210 में हमको ऐड करना है क्या, 91 और 92, सो 91 और प्लस 92 ऐड करिए, 2 + 1 3 और 9 + 9 18 + 1 19 और 1 जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3। ये देखिए चारों एंगल्स का सम कितना आ गया 393 डिग्री, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 360 डिग्री, जो कि 360 डिग्री के इक्वल नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो एंगल हमारा आया है 393 डिग्री, मतलब जो एंगल्स का सम आया है ये 360 डिग्री से ग्रेटर है। करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, 4 एंगल्स का सम एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। बट अगर आपने चारों के चारों एंगल क्या ले लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए, तो आपका जो सम है वो एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूं, सुन लीजिए। पहले तो आंसर देखो, इसका आंसर है नो। रीजन क्या है, रीजन है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। करेक्ट। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। अब सुनो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको एग्जांपल नहीं लेके करना है, अगर आपको इसको जनरल वे में करना है, जनरल वे में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि सुनो बच्चों, बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन को हम करते हैं तो जनरलाइज मेथड में करते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, भाई किसी ने ये एग्जांपल लिया, कोई कुछ और एग्जांपल ले लेगा, तो इस बात की बहस है ना कि हम एंगल ए को कितना चूज करें, बी को, सी को, डी को, चूज तो ऑब्ट्यूज ही करना है। तो इसका जो जनरल मेथड होगा वो ये होगा, ध्यान से सुनिए। आप बोलोगे कि भाई लेट हम बोल सकते हैं कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारा क्या है, एंगल ए का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, वो देखिए एंगल ए को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बस ए लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या है 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। अब इसका मतलब समझ जाओ, एंगल ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 90 180 के बीच में, ठीक है। यानी कि एंगल ए कैसा हो गया आपका, ऑब्ट्यूज हो गया, ये ग्रेटर का साइन लगा है और ये लेस देन का साइन लगा है, ठीक है ना। अब एंगल बी जो है वो भी 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस है। इसको हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। करेक्ट। ये सब इनइक्वालिटी के साइन है। इसी तरीके से जो एंगल सी है वो भी आपका ग्रेटर है किससे, 90 से, और 180 से क्या है, लेस है। पढ़ने में आ रहा है ना, सी इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसी तरीके से एंगल डी जो है वो 90 से क्या है, ग्रेटर है, बट 180 से लेस है। अब करना कुछ नहीं है आपको, 1 2 3 4 इनइक्वालिटी बच्चों दिखाई पड़ रही है, उठा के इसको ऐड कर दीजिए, उठा के इसको ऐड कर दीजिए। अगर आप इसको उठा के ऐड करोगे, कैसे करते हैं ऐड, ध्यान से चेक करो, 90 + 90 + 90 ये हो जाएगा 360। फिर यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन लगा लो, और ये क्या हो गया, एंगल ए + बी + सी + डी, सो ए + बी + सी + डी। ओके, सो और यहाँ पे लेस देन दिखाई पड़ रहा है, कर दो 180 + 180 + 180 + 180 कितना हो जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री। करेक्ट है स्टूडेंट। अब आप चेक कर लो, चारों एंगल्स का जो सम है क्वाड्रिलेटरल में वो श्योरली 360 से ग्रेटर आ रहा है और 370 और 720 से लेस आ रहा है। मतलब समझो, मतलब ए बी + सी + ए + बी + सी + डी, यानी कि चारों एंगल्स का सम श्योरली 360 से तो ग्रेटर होगा, 720 से लेस होगा। देख रहे हो यहां पर। तो मोटी मोटी बात यह है कि चारों एंगल का सम 360 से तो ग्रेटर ही आएगा हमेशा, जब आप क्या मान के चलोगे कि एंगल ए भी 90 और 180 के बीच में, एंगल बी भी 90 180 के बीच में, एंगल सी भी 90 180 के बीच में, एंगल डी भी 90 180 के बीच में। ओके, तो बस अब ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये एक जनरल वे में हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई ए बी सी डी अगर 90 से बड़े हैं 180 से छोटे हैं, करेक्ट, अब कुछ भी हो इसके बीच में, तभी हमने इसको इनइक्वालिटी से कर दिया। तो चारों एंगल का सम एग्जैक्टली 360 से ग्रेटर होगा हमेशा और 720 से लेस होगा, मतलब कभी भी चारों एंगल का सम 360 के इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि चारों एंगल कैसे होते हो, ऑब्ट्यूज होते हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है तो आप एक एग्जाम्पल लेके उनको दिखा सकते हो। करेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, लेकिन यहां पर देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। कैसे? अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसलिए डायग्राम बना के अच्छे से करें। देखिए ट्राइंगल एबीसी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी को बना लेना है इस तरीके से। देखिए ये ट्राइंगल ABC हमने यहाँ पे बना लिया है। AB का लेंथ 5 है, सो दिस AB, ये AB बच्चों कितना है, पूरा 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद CA कितना है, 7 है, तो दिस CA इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। ये CA जो है आपका कितना है, 7 है। कह रहा है D and E, अब यहीं पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, D and E आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC, मतलब जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, तो AB का मिड पॉइंट D है। बच्चों ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये देखिए पॉइंट D,
डी लिखा हुआ है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और ई जो है वो इस बार बी सी का मिड पॉइंट है। यही क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है। बच्चे क्या करेंगे गलती से यहाँ पे ई लिख देंगे, ए सी का मिड पॉइंट ई कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बोल रहा है डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, करेक्ट बच्चों। तो ई जो है वो किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है, यहां कहीं पे ई है, ओके करेक्ट स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ बतानी है डीई की। तो बच्चों ये देखिए डीई की लेंथ क्या हो जाएगी, चेक करो। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, सो डीई इज व्हाट, पैरेलल टू AC as well as DE is half of AC, मिड पॉइंट थ्योरम से याद है, ठीक है। सो दिस DE is parallel to AC, DE AC के पैरेलल भी हो जाएगा और DE is equals to half of AC भी हो जाएगा, यानी कि DE का जो लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ AC, और AC कितना गिवन है 7, यानी कि 1/2 इंटू 7, यानी कि DE is equals to 7/2, 7/2 is what 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर DE जो है आपका वो कितना आ गया, ये DE कितना आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। बट अब कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक काम करिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप ऐसे कर लो ना, ए को यहाँ रखो, सी को यहाँ रखो और डी को आप यहाँ रख दो, तो आपको फील आ जाएगा। देखो अब आपको फील आएगा, चेक करो, ए बी कितना है 5 है, सो वन सेकेंड, हम क्या करेंगे, यस ए को सी को यहाँ रखा और बी को हमने यहाँ रख लिया, तो ट्राइंगल ए बी सी आपका बन गया, सही ना। तो ए बी कितना है 5 है, सो दिस ए बी, ये ए बी कितना है बच्चों 5 है, उसके बाद BC कितना है, BC 8 है, सो दिस BC इज व्हाट 8, करेक्ट। उसके बाद CA कितना है 7 है, ये CA कितना है 7 है, ओके ये आपको दिया हुआ है। अच्छा लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, BC की लेंथ नहीं लिखी थी, है ना, उससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि BC का लेंथ और AB का लेंथ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इसका तो कोई यूज नहीं है। BC का लेंथ 8 जो दिया है इसका कोई यूज नहीं है, और AB का लेंथ 5 जो दिया है इसका कोई यूज नहीं है, यूज केवल AC का होगा। क्यों, क्योंकि चेक करो डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, सो ए बी का मिड पॉइंट हो गया डी और बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, करेक्ट। सो बी सी का मिड पॉइंट क्या है, ई। अब आपको दिख रहा होगा जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है बच्चों, क्या, अगर किसी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट, देखो साइड ए बी का मिड पॉइंट डी और साइड बी सी का मिड पॉइंट ई, किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट बनता है यानी कि डीई, वो क्या होता है, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है, करेक्ट। सो दिस डीई इज व्हाट, is parallel to AC as well as this DE is what, half of AC, correct students। so यहां से आ जाएगा DE is equals to what, half of AC, यानी कि 1/2 of what, AC is what 7, so 7/2 is equals to what 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये डायग्राम बना के भी आप इसको समझ सकते हैं, ओके। और रीजन क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, BDFE एंड FDCE पैरेललोग्राम। ये एक फिगर दिया हुआ बच्चों, ध्यान से चेक करिए, BDEF, ये BDEF ये एक पैरेललोग्राम है, सुनो ध्यान से। अगर BDEF एक पैरेललोग्राम है बच्चों, तो इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ओके। यानी कि बच्चों जो BD का लेंथ है वो EF के इक्वल है, इसी तरीके से FB का जो लेंथ है वो ED के इक्वल है, करेक्ट। तो मैं निशान लगा देता हूं, निशान क्या लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। सो BD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से FE, ठीक ये चीज है। और साथ में BF इज इक्वल्स टू DE, ये भी आ जाएगा, BF इज इक्वल्स टू DE आ जाएगा, लेकिन इसका हमें कोई काम क्वेश्चन में होगा नहीं, सही ना। तो ये वाला देखिए इसके इक्वल आ गया, इसी तरीके से ये वाला जो है साइड इसके इक्वल आ गया, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स आगे बोला है उसने FDCE पैरेललोग्राम, सो FDCE, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब FDCE अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड फिर से इक्वल हो जाएंगे, मतलब समझो, मतलब FE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, CD, यस और नो। सो ये FE CD के इक्वल है। अब सुनो, ये FE BD के इक्वल है और FE CD के भी इक्वल है, करेक्ट। इसका मतलब पक्का CD BD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ओके। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यही उन्होंने पूछा है कि कैन वी से दैट BD इज इक्वल्स टू CD, BD इज इक्वल्स टू CD, यानी कि क्या D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। तो सुनो ध्यान से, ये जो आपने लिखा है BD इज इक्वल्स टू FE, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो, इसको देखो FE इज इक्वल्स टू CD लिखा है, FE इज इक्वल्स टू CD, इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि CD इज इक्वल्स टू FE, तो आपने लिखा CD इज इक्वल्स टू व्हाट, FE, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, BD भी किसके इक्वल है, FE के, और CD भी किसके इक्वल है, FE के। भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, चेक करो,
यहाँ भी एफ ई है, यहाँ भी। तो दो इक्वेशन में जब राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। ठीक भाई, बी डी भी एफ ई के इक्वल है, सी डी भी एफ ई के इक्वल है, तो पक्का बी डी किसके इक्वल है? सी डी के। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से दैट कि बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो यही उसने पूछा था, तो इसका आंसर क्या है? यस है। और रीजन क्या है? रीजन ये कि बी डी भी किसके इक्वल है? एफ ई के, एंड सी डी भी किसके इक्वल है? एफ ई के। तो दोनों ही एफ ई के इक्वल है, इसका मतलब बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी डी, यानी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी और बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर टू पैरेललोग्राम। तो ध्यान से चेक करो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक, और ए ई एफ जी भी एक पैरेललोग्राम है। ए ई एफ जी ये भी एक पैरेललोग्राम है, और हमको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, करेक्ट। ओके, तो इन्होंने बोला इफ सी इज इक्वल टू 55, तो ध्यान दें बच्चों, ये देखिए सी 55 है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, इन्होंने आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एफ, एंगल एफ का वैल्यू आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पहले आप ये वाले पैरेललोग्राम को देखो, बड़े वाले को, ए बी सी डी। ओके, सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो केवल अगर आप ए बी सी डी को देखो, सो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए के, या फिर ए किसके इक्वल हो जाएगा? सी के, करेक्ट। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और सी कितना है? 55 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि एंगल ए भी कितना आ गया? एंगल ए भी कितना आ गया? 55। तो इस तरीके से बच्चों एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल गई 55, बट हमें तो एंगल एफ निकालना है। सो ए ई एफ जी भी क्या है? पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो इन पैरेललोग्राम, अब हम कौन सा लेंगे? ए ई एफ जी। ओके, इन पैरेललोग्राम ए ई एफ जी बच्चों, एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल एफ, और ए कितना था? 55, यानी कि एफ भी कितना हो जाएगा? 55। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल एफ का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 55। सो एंगल एफ भी कितना हो गया? 55 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल फंडा, सी जितना उतना ए, और जितना ए है उतना ही एफ। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोरिलेटरल बी एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? देखिए, ऐसे एंगल बच्चों जिसका वैल्यू 0 डिग्री से तो ग्रेटर होता हो बट 90 डिग्री से लेस होता हो, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? ऐसे एंगल विच आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो वो क्या होते हैं? आपके एक्यूट एंगल होते हैं। अब इसने क्या बोला? इसने बोला कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोरिलेटरल बी एक्यूट एंगल। क्या किसी कोरिलेटरल के चारों एंगल एक्यूट हो सकते हैं? यानी कि आइए हम आपको पहले इसको एग्जाम्पल से सॉल्व कराते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल से, और उसके बाद इसको जनरल वे में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो मान लीजिए किसी कोरिलेटर में, कोरिलेटर ए बी सी डी है ना, मान रहे हैं कि भाई ऐसा कोई कोरिलेटर है जिसमें चारों एंगल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे कि चारों के चारों क्या हो जाए? एक्यूट हो जाए। तो ले लीजिए, मान लीजिए एंगल ए कितना है? 70 डिग्री। मान लीजिए एंगल बी कितना है? 89 डिग्री, है ना भाई, 90 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। एंगल सी कितना है? मान लीजिए ये 72 डिग्री, और एंगल डी कितना है? मान लीजिए ये कितना है? 61 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे? हम सारे के सारे एंगल्स का सम निकालेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और देखिए कितना आ रहा है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 9 + 2 11 + 1 12, 12 का 2 1 जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 8 16। ओके, और 16 + 7 कितना हो जाता है बच्चों? 16 + 7 हो जाएगा आपके पास आई थिंक 23, और ये 16 + 7 कितना हो जाएगा आपका? 23, एंड 23 + 6 कितना होता है? 29। सो 292 डिग्री आ गया, विच इज लेस देन व्हाट? 360, जो कि 360 से लेस है, या हम बोल सकते हैं विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री। हमें पता है किसी भी कोरिलेटर में चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। देखिए, यानी कि एंगल्स को अगर आप एक्यूट एंगल ले लोगे चारों के चारों एंगल्स को, तो कभी भी वो उनका सम 360 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा 360 से लेस आएगा। इसका ये मतलब है बच्चों कि ऐसा कोई कोरिलेटर पॉसिबल नहीं हो सकता है जिसमें चारों एंगल्स क्या हो जाए? एक्यूट एंगल हो जाए। अब सुनो, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। आंसर में हमने लिखा नो, रीजन क्या दिया? एंगल सम ऑफ अ कोरिलेटर इज 360। लेकिन इसी क्वेश्चन को जनरल वे में कैसे करेंगे? जनरल वे का क्या मतलब है? देखिए भाई, यहां तो आपने एग्जांपल लिया, सही है ना, एंगल ए 70, बी 89, सी 72, लेकिन भाई कोई और बच्चा कुछ और एग्जांपल ले सकता है। ए को वो 73 ले सकता है, बी को वो 88 ले सकता है, सी को आप कुछ और डी को कुछ और, बस एक्यूट होना चाहिए, ठीक है ना।
तो दुनिया भर की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए इस क्वेश्चन को जनरल वे में कैसे करेंगे, तो सुनो जनरल वे में ऐसे करेंगे कि एंगल ए जो है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन व्हाट 90 है। तो ये देखिए ये एंगल ए की रेंज हो गई कि वो भाई 0 से बड़ा है लेकिन 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से छोटा है, तो ए क्या होगा एक्यूट। अब 0 और 90 के बीच में सारी वैल्यूज आ गई इसमें। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो दुनिया भर के सारे वैल्यूज ए के जितने पॉसिबल होते होंगे वो यहां पे आ गए इन सच अ मैनर दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, इसी तरीके से बी की भी कंडीशन हो जाएगी, बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसी तरीके से सी की भी कंडीशन हो जाएगी कि एंगल सी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसी तरीके से एंगल डी भी आ जाएगा आपका क्या, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन व्हाट 90। अब क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटीज लिखी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, टेंशन नहीं हो कोई, देखो इसको एक कॉलम में ऐड करो, इसको एक कॉलम में, इसको एक कॉलम में, और इनइक्वालिटी का साइन लगा दो। तो 0 + 0 + 0 + 0 कितना आ गया 0। और यहां पर देखो कौन सी इनइक्वालिटी लगी हुई है, लेस देन, तो हमने लगाया लेस देन। a + b + c + d, तो यहां लिखो a + b + c + d, और 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो गया 360 डिग्री, और यहां पे हमने ये साइन कॉपी कर लिया। अब यहां पे देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है बताइए कि a + b + c + d, जब भी हम बच्चों a b c और d को एक्यूट एंगल मानेंगे तो a + b + c + d चारों एंगल्स का जो सम है बच्चों वो ध्यान से चेक करिए, वो 0 से तो ग्रेटर होगा बट 360 से लेस होगा। यानी कि हमेशा चारों एंगल का सम 0 360 के बीच में आएगा, वो 360 के कभी भी इक्वल होगा ही नहीं। सही है, तो दिस इनइक्वालिटी शोज दैट व्हाट इफ वी आर टेकिंग a b c d as acute angle then a plus b plus c plus d never equals to 360 डिग्री। इनका सम कभी भी 360 से इक्वल 360 के इक्वल नहीं हो सकता है, हमेशा ये लेस देन 360 ही रहेगा। 0 से तो बड़ा रहेगा उस समय मतलब नहीं है, ठीक है ना, बट 360 से हमेशा लेस रहेगा। ओके बच्चों, तो ये चीज़ है, तो ऐसा कोरिलेटर आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैन ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोरिलेटर बी राइट एंगल? राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो किसी भी कोरिलेटर में कह रहा है क्या भाई चारों एंगल्स 90 हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कोरिलेटर है ऑब्वियसली, जो कि रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये, तो चारों के चारों एंगल राइट एंगल है। तो 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा 360, करेक्ट। सो 90 + 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो चारों एंगल्स का सम कितना आ रहा है 360, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेटर को फॉलो कर रहा है, करेक्ट। तो रीजन इज यस, एंगल सम ऑफ अ कोरिलेटर इज 360 इन दिस केस, दैट्स व्हाई दिस केस इज पॉसिबल। तो किसी कोरिलेटर के चारों एंगल 90 हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो या तो वो रेक्टेंगल होगा, आपको पता है, ओके, और या तो वो स्क्वायर हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये देखिए ए बी सी डी, इस टाइम ये स्क्वायर है, सही है। तो स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 होते हैं, राइट एंगल होते हैं, चारों एंगल का सम 360 होता है। बहरहाल मोटी मोटी बात यह है क्योंकि चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल है, इसलिए ऐसा कोरिलेटर पॉसिबल है जिसमें ईच एंगल कितना होता है 90, या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो स्क्वायर होगा। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ कोरिलेटर ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। सुनिए, अगर किसी कोरिलेटर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पक्का वो पैरेललोग्राम होगा। भाई हमें पता है ना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और उसने यही तो बोला है कि भाई एक ऐसा कोरिलेटर है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो पक्का वो पैरेललोग्राम होगा, यानी कि एक तरीके से वो आपको इनडायरेक्टली पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, वी नो दैट कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर, ये बात हमें पता है, ठीक है ना। यानी कि ये जिस भी कोरिलेटर की बात कर रहे हैं पक्का वो कोरिलेटर क्या है पैरेललोग्राम है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ कोरिलेटर ABCD बाइसेक्ट ईच अदर ऐसा गिवन है, करेक्ट। सो सिंस डायगोनल ऑफ अ कोरिलेटर ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस वी कैन से दैट व्हाट, हेंस वी कैन से दैट, देखो ये रीजन है आपका जो गिवन है। क्या गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है डायगोनल्स ऑफ अ कोरिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस रीजन को जो गिवन आपको स्टेटमेंट है, ठीक है, इस गिवन स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं क्या कि हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम,
ओके। और ABCD बच्चों अगर पैरेललोग्राम है आपके पास तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं, ऑपोजिट साइड भी पैरेलल होते हैं, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD। ओके, सो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू व्हाट, AD इज पैरेलल टू व्हाट, BC। ओके, ये बात हमें इतनी पता चल गई। अब देखो कह रहा है इफ एंगल A इज इक्वल टू 35, तो बच्चों ये अगर 35 है और पूछा क्या आपको इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B, ये एंगल B का वैल्यू आपको पूछा है, करेक्ट। सुनिए बच्चों कैसे निकालेंगे। अब ये बहुत आसान तरीका है इसको निकालने के, इसको निकालने के दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सिंपल। पहला तरीका ये है कि भाई AD इज पैरेलल टू BC, करेक्ट, दिस AD इज पैरेलल टू BC और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और हमको पता है ट्रांसवर्सल लाइन के अगर दो लाइन सेगमेंट पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। एंगल A का वैल्यू कितना है 35 और प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ 35 राइट में जाएगा, सो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 करोगे तो आई थिंक 145 आ जाएगा। सो एंगल B का वैल्यू हो गया 145 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। AD और BC अगर पैरेलल है, AB अगर ट्रांसवर्सल है, इसका सम 180 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसको करने का जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड देखिए बच्चों, सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड में हमने क्या किया, सेकंड मेथड में हमने ये किया, सुनो ध्यान से बच्चों सभी बच्चे, देखो जितना एंगल B होगा उतना ही D होगा, यस और नो, जितना एंगल B होगा उतना ही D होगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप एक काम करो, B को x डिग्री अज्यूम कर लो और D को भी x डिग्री अज्यूम कर लो, सही है। अब सुनो, जितना A होगा उतना ही C होगा, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है, तो A 35 है तो C भी कितना हो गया 35। ओके, अब इसमें क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 4 एंगल्स का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा 100, किसके इक्वल हो जाएगा 360 के इक्वल, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। नाउ एंगल A कितना है 35, ठीक, एंगल B कितना अज्यूम किया आपने x डिग्री, प्लस एंगल C कितना है 35, ओके, और प्लस एंगल D कितना अज्यूम किया आपने, क्योंकि जितना B है उतना ही D है ना, तो एंगल D भी 360 हो गया, सॉरी एंगल D भी x डिग्री हो गया। अब इसको ऐड करो, 35 प्लस 35 हो गया 70 है ना, और प्लस x कितना हो गया 2x इज इक्वल्स टू 360। नाउ ये 70 कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स डिग्री, यानी कि 2x डिग्री इज इक्वल्स टू, बस डिग्री यहाँ पे लगाओ ना लगाओ उससे मैटर नहीं करता है, हम बताना चाहते हैं 2x डिग्री तरीके का एंगल है। तो 360 और 70 राइट में जाएगा, 360 माइनस 70 कर देंगे तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 360 में से 70 माइनस करो, तो 360 माइनस 70 जब आप करोगे 0 माइनस 0 0 और 16 माइनस 7 9 होता है और यहाँ बचेगा 2। सो आ जाएगा हमारे पास कितना 290 डिग्री आ गया यहाँ पर, करेक्ट। ओके, सो 290 डिग्री। नाउ यहाँ से x कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो 290 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 2 1 2 2 4 8 कैरी जाएगा 1, सो 2 5 10। सो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 145 डिग्री, करेक्ट। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, x है क्या, x क्या है, x b ही तो है, b को ही तो आपने x अज्यूम किया था, इसका मतलब बच्चों b कितना हो गया 145 डिग्री। और अगर आपको d पूछ लेता तो d भी कितना हो जाएगा 145 डिग्री, क्योंकि d और b आपस में इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, ठीक, यानी कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है बच्चों ABCD नाम का, ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से, ये ABCD, ठीक है ना, ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कंडीशन आपको दी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक। तो सुनिए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो पक्का वो क्या होता है पैरेललोग्राम, पता है भाई, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, हमें पता है क्या कि ऑपोजिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो पक्का वो क्या होता है पैरेललोग्राम। और यही तो दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में ऑपोजिट एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल A C के इक्वल है, ओके,
सो एंगल ए बच्चों यहाँ पर एंगल सी के इक्वल गिवन है, एंड एंगल बी जो है आपका वो एंगल डी के इक्वल गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी। हेंस वी कैन से दैट व्हाट, हेंस वी कैन से दैट कि ABCD इज अ व्हाट, पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ AB इज इक्वल टू 4, सो AB का लेंथ कितना है, AB, ये जो AB है, AB का लेंथ 4 है, और आपसे पूछा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ CD का लेंथ आपसे पूछा है तो किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो AB इज इक्वल टू CD, तो जितना AB है उतना ही क्या हो जाएगा CD। तो AB कितना है आपका 4 है, तो CD भी कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। सो हेयर CD इज इक्वल टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। और रीजन क्या है, रीजन आप खुद से लिखेंगे क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये 8.2 आपका फिनिश हो गया है, और 8.3 के पहले आपको जो सैंपल प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उसका जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।